नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 15 में FST 001 के खंड 3 की इकाई 10.3 से आगे का लेक्चर सुनेंगे। 10.3 से पहले के सारे लेक्चर पिछले 1 से 14 तक के एपिसोडों में दिए गए हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी रिवीजन कर सकते हैं या अवलोकन कर सकते हैं। आइए 10.3 की लेक्चर की शुरुआत करें। 10.3 ब्रह्मांड को समझना। अब तक आपने यह पढ़ा कि ब्रह्मांड के बारे में किस तरह जानकारी हासिल की जाती है। यह जानकारी मुख्य रूप से अंतरिक्षीय पिंडों के चित्रों के रूप में और उनसे आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रूप में रिकॉर्ड की जाती है। अंतरिक्ष से आने वाली अन्य विकिरणें विभिन्न तरीकों से रिकॉर्ड की जाती है, जैसे अंकों की लंबी पट्टी के रूप में और कंप्यूटर में आदि। इन जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करके ब्रह्मांड और इसके घटकों के संबंध में सिद्धांत बनाए जाते हैं। नई नई खोजों के आधार पर ब्रह्मांड से संबंधित परिकल्पनाओं और सिद्धांतों में हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं। कभी कभी कोई सिद्धांत गलत भी साबित हो सकता है। प्रेक्षण से प्राप्त जानकारियों का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। वास्तव में यह जरूरी नहीं है कि कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में किए गए प्रेक्षणों से 100% मेल खाता हो। ब्रह्मांड के विषय में एक सही सिद्धांत वही है जो उससे संबंधित प्रेक्षणों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाता हो। दूसरी तरफ ब्रह्मांड के विषय में कुछ सिद्धांत केवल अंदाजे से बनाए गए हैं। अब हम आपको कुछ सिद्धांतों और धारणाओं के बारे में बताएंगे जो तारों और मंदाकिनियों और संपूर्ण ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझाती हैं। आइए पहले देखें कि प्राप्त जानकारी के आधार पर तारों के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है। 10.3.1 आइए तारों के बारे में जानें। खगोल शास्त्र में बिंदु जैसे देखने वाले तारे हमेशा ही कुछ न कुछ प्रश्न उठाते रहे हैं, जैसे कि तारे कहाँ हैं, उनकी चमक कितनी है, उनका तापमान, आकार और उम्र आदि क्या है, तारे किस चीज़ से बने हैं। खगोल विज्ञान में हुई प्रगति के कारण खगोल शास्त्री तारकीय प्रकाश को सही रूप में समझकर ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में सफल भी हुए हैं। तारे कहाँ हैं? खगोल वैज्ञानिक तारों की दूरी मापने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। निकटस्थ तारों की दूरी तारकीय लंबन की विधि से नापी जा सकती है। अधिक दूरी पर स्थित तारों के लिए अधिक विकसित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हम इन विधियों का वर्णन यहाँ विस्तार से नहीं करेंगे। बहुत दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरी उनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रेखाओं के लाल स्थानांतरण द्वारा निकाली जाती है। जब कोई भी दूरस्थ पिंड जैसे मंदाकिनी, क्वासर आदि हमसे दूर जाते हैं तो उनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम की रेखाएं लाल छोर की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। इस स्थानांतरण को नापा जा सकता है और फिर सूत्रों द्वारा उन पिंडों की दूरी की गणना भी की जा सकती है। तारों की पहचान। तारकीय प्रकाश के बारे में सबसे अधिक जानकारी उसके स्पेक्ट्रम से प्राप्त हो सकती है। यदि एक लेंस के आकार के प्रिज्म को किसी टेलीस्कोप के सामने के भाग पर रख दिया जाए तो किसी भी तारे को एक रंगीन स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रिज्म के फोकस तल पर यदि हम एक फोटोग्राफिक फिल्म रखें तो तारकीय प्रकाश के स्पेक्ट्रम को इस फिल्म पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों के निशान अलग होते हैं, उसी तरह प्रत्येक तारे का अपना एक विशेष स्पेक्ट्रम होता है। किसी तारे के स्पेक्ट्रम से यह जाना जा सकता है कि तारा किन तत्वों से बना है, इसका तापमान क्या है, इसकी चमक कितनी है और वह कितनी तेजी से गति करता है। तारों की गतिशीलता। तारे आकाश में स्थिर नहीं हैं, वे मंदाकिनी के अंदर गतिशील रहते हैं। पृथ्वी की ओर या पृथ्वी से दूर गतिशील तारे की गति को उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं में हुए स्थानांतरण द्वारा जाना जाता है। यदि तारा पृथ्वी की ओर जाता है तो उसकी रेखाएं स्पेक्ट्रम में नीले रंग की ओर चली जाती हैं। यदि यह तारा पृथ्वी से दूर जाता है तो उसकी रेखाएं स्पेक्ट्रम से लाल रंग स्थानांतरित हो जाती हैं। तारों की गति जितनी तेज होती है उनकी स्पेक्ट्रम रेखाएं उतनी ही अधिक स्थानांतरित होती हैं। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड में विविध प्रकार के तारे हैं, जैसे नीले, पीले या लाल, छोटे या विशालकाय, स्पंदन करने वाले या अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले। इनमें से अधिकतर तारे समूहों में होते हैं। लगभग 25% तारे ही सूर्य की तरह अंतरिक्ष में अकेले घूमते हैं। बाकी बचे तारों में
लगभग 33% तारे युग्म तारे हैं और शेष तारे छोटे समूहों में घूमते हैं। युग्म तारा समूह में 2 तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। त्रिक तारा में 3 तारे होते हैं और ये सब एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, या 2 तारे मिलकर किसी तीसरे तारे के चारों ओर घूमते हैं। अंतरिक्ष में कुछ दर्जन तारों से बने छोटे अल्प समूहों के साथ साथ लाखों तारों से बने बड़े गोलाकार तारा समूह भी होते हैं। ये सभी विभिन्न तरीकों से घूमते हैं। तारों की दूरी, रंग, चमक और गति आदि का अध्ययन करने के बाद खगोल शास्त्रियों और खगोल भौतिक शास्त्रियों का ध्यान अन्य प्रश्नों पर गया, जैसे तारे अपनी वर्तमान अवस्था में कैसे पहुँचे। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने से तारों के विकास की एक पूर्ण तस्वीर हमारे सामने आई। इस तस्वीर से हमें यह पता चलता है कि कोई तारा कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे विकसित हुआ और उसका अंत कैसे होगा। अब हम तारों की विविधता और उनकी असाधारण किस्मों को साधारण तारों के जीवन क्रम की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में समझ सकते हैं, परंतु कुछ 100 वर्षों के दौरान हुए संक्षिप्त प्रेक्षणों से ही तारों के विकास की कहानी जान लेना कैसे संभव हो गया, जबकि किसी तारे को विकसित होने में लाखों अरबों साल लग जाते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष से एक यात्री पृथ्वी पर 1 घंटे के लिए आता है और उतने ही समय में हमारे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वह एक भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने अंतरिक्ष यान को उतारता है और जल्दी ही वहाँ के लोगों की वीडियो फिल्म बना लेता है। यहाँ से जाने के बाद वह इस फिल्म को देखता है और पाता है कि अधिकतर लोग एक जैसे आकार के हैं, पर कुछ काफ़ी छोटे हैं और कुछ इतने छोटे हैं कि उन्हें गोदी में उठाने की आवश्यकता है। कुछ और लोग यद्यपि साधारण आकार के हैं तथापि लाठी के सहारे झुककर चलते हैं। यह यात्री बुद्धिमान है, इसलिए जल्दी ही यह समझ जाता है कि यह वृद्ध होने की प्रक्रिया को देख रहा है। लोग बहुत छोटे आकार में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जीवन का अधिकांश हिस्सा क्रियाशील वयस्क के रूप में व्यतीत करके अंततः बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि बूढ़े लोगों की संख्या कम है, इसलिए यह यात्री यह निष्कर्ष निकालता है कि ये लोग अंत में मर जाते हैं। खगोल शास्त्रियों के लिए तारों की वही स्थिति है जो अंतरिक्ष से आने वाले इस यात्री के लिए पृथ्वी पर स्थित लोगों की है। खगोल शास्त्रियों ने अपेक्षाकृत कम समय में ही लाखों तारों का अवलोकन किया है। उन्होंने तारों के प्रकाश के विस्तृत स्पेक्ट्रम लिए हैं तथा उनकी चमक एवं सतह के तापमान को मापा है। इन सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके उन्होंने तारों के विकास को अच्छी तरह से समझा है। अब हम आपको तारों के विकास की यह कहानी सुनाएंगे। 10.3.2 तारे का जीवन चक्र। यह समझा जाता है कि नया तारा अधिकतर हाइड्रोजन गैस से बना होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी तारे का जन्म अंतरातारकीय अंतरिक्ष में स्थित हाइड्रोजन गैस के बादलों में होता है। बल्कि अब यह विश्वास किया जाता है कि तारे इस गैस के बने बादलों में ही बनते हैं। कुछ अज्ञात कारणों से ये गैस के बादल सिकुड़ने लगते हैं। गैस के गुरुत्वाकर्षण के कारण बादलों का सिकुड़ना बढ़ जाता है। एक प्रकार ऐसी क्रिया शुरू हो जाए तो गैस के बादलों का काफ़ी बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल संकुचित होते जाते हैं, वैसे बादलों के अंदर का दबाव बढ़ते जाता है और केंद्र का तापमान बढ़ जाता है। इस अवस्था को आदि तारा कहते हैं। जब तापमान अधिक हो जाता है तो आदि तारा में एक नाभिकीय क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा तारे की सतह तक पहुंचकर प्रकाश, ऊष्मा और अन्य प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में विकिरित होती हैं। इस ऊर्जा के कारण बाहर की तरफ लगने वाला एक दबाव उत्पन्न होता है। तारे का सिकुड़ना तभी समाप्त होता है जब आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल इस विकिरित ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बाह्य बल से संतुलित हो जाता है। इस समय तारे का आकार और तापमान स्थिर हो जाता है। पिछले 5 अरब वर्षों से सूर्य स्थिर अवस्था में है। सूर्य में होने वाली नाभिकीय क्रियाएं 1 सेकेंड में लगभग 40 करोड़ टन हाइड्रोजन को
हीलियम में बदल देती हैं। यह समझा जाता है कि सूर्य अगले 5 अरब वर्षों तक स्थिर अवस्था में बना रहेगा। जैसे जैसे तारों के कोर में स्थित हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है, नाभिकीय क्रियाएं कम होने लगती हैं और विकृत ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बाह्य बल कम हो जाता है। तारे का आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल इस बाह्य बल से अधिक हो जाता है और जिससे तारे का कोर और अधिक सिकुड़ता है, परंतु इसके कारण कोर का तापमान बढ़ जाता है। इसी बीच तारे के कोर की बाहरी सतह में भी हाइड्रोजन नाभिकीय जलने लगते हैं। कोर द्वारा उत्पन्न अधिक ऊष्मा और बाहरी परतों में उत्पन्न ऊष्मा के कारण तारे के बाहरी हिस्से में उबाल तथा फैलाव आने लगता है। तारे का आकार बड़ा हो जाता है और इसकी चमक बढ़ जाती है, पर जैसे जैसे तारे की बाहरी परत उसकी नाभिकीय भट्ठी से दूर फैलती जाती है, इसका तापमान कम हो जाता है। यह फूला हुआ ठंडा तारा हो जाता है और लाल रंग दिखने लगता है। यदि यह तारा सूर्य से कई गुना बड़ा और भारी होता है तो यह आद्रा की तरह सुपर रेड जायंट तारा बन जाता है। यदि तारा सूर्य से थोड़ा ही भारी या उसके आकार का होता है तो यह जरा सा फूला हुआ रेड जायंट बन जाता है। तारे की रेड जायंट अवस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है। इस अवस्था में तारा हाइड्रोजन गैस को बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसके कोर में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे ईंधन जलता है, कोर का संकुचन बढ़ता जाता है और तापमान लगभग 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में पहुंचने पर तारे के कोर में एक भिन्न किस्म की नाभिकीय क्रिया होती है, जिसमें हीलियम नाभिक आपस में मिलकर कार्बन नाभिक बनाते हैं। तारे के जीवन की यह एक अस्थिर अवस्था है, जबकि तारे की 2 परतें एक ही समय में ज्वलनशील होती हैं। बाहरी परत में हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होता है और भीतरी कोर में हीलियम कार्बन में बदलती है। इस अवस्था के बाद तारे का जीवन उसके कोर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हम इस प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। यदि कोर का द्रव्यमान 1.4 m से कम हो, जहां m सूर्य का द्रव्यमान है, तो कोर का संकुचन उस स्थिति में पहुंचकर रुक जाता है जब उसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। द्रव्यमान की सीमा को अमेरिका में बसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इस प्रकार के तारे को व्हाइट ड्वार्फ तारा कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर यह बहुत धुंधला और बहुत ही छोटा दिखाई देता है, पर यह सूर्य से भी अधिक गर्म होता है। सीरियस बी नाम के व्हाइट ड्वार्फ तारे को खगोल शास्त्रियों ने सबसे पहले पहचाना था। यह चमकीला तारे सीरियस का धुंधला साथी है। कभी कभी कोई व्हाइट ड्वार्फ तारा अचानक ही लाखों गुना अधिक तेजी से चमक उठता है। इस प्रकार की घटना को नवतारा कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ तारा ठंडा होकर अंततः एक ब्लैक ड्वार्फ तारे में बदल जाता है तथा हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। यदि तारे के कोर का द्रव्यमान 1.4 m -3 m तक का है या फिर तारे का द्रव्यमान 8 m -15 m तक है, तो कोर में इतना संकुचन होता है कि उसकी त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर रह जाती है और इस प्रकार एक न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। यदि न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से घूमता हुआ उत्पन्न होता है तो इससे विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं, जिन्हें खगोल शास्त्री स्पंदन करती हुई रेडियो तरंगों के रूप में देखते हैं। इसलिए इन तारों को पल्सर कहते हैं। पल्सर तारा की खोज सन 1967 में हुई और अब तक 400 पल्सर तारे पहचाने जा चुके हैं। अधिक द्रव्यमान वाले तारे के कोर में हीलियम कार्बन में बदल जाता है। फिर भी तारे की बाहरी परत में हीलियम जलता रहता है। कोर संकुचित होता रहता है और बहुत गर्म हो जाता है, जिससे कार्बन नाभिक जलकर ऑक्सीजन नाभिक बनाते हैं। तारे के कोर में स्थित नाभिकीय ईंधन के समाप्त होने के साथ साथ कोर में संकुचन बढ़ने लगता है, जिससे कोर का तापमान बढ़ जाता है और ईंधन जलने लगता है। इस बीच कोर के तारों और कोष्ठ में ईंधन जलता रहता है। इस प्रकार के तारे में कई ज्वलनशील कोष्ठ होते हैं। स्थूल तारों में प्रक्रिया कोर में लोहा बनने तक चलती है। यदि तारे का द्रव्यमान 20 m से अधिक हो तो इसमें लगातार संकुचन होता रहता है और यह तारा ब्लैक होल बन जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु यहाँ तक
कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं आ सकती। जाहिर है कि हम इस ब्लैक होल को नहीं देख पाते। वास्तव में अभी तक किसी ब्लैक होल को नहीं ढूंढा जा सका है। फिर भी खगोल शास्त्रियों के अनुसार कुछ तारे ब्लैक होल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए सिग्नस तारामंडल में एक युग्म तारा है जिससे सिग्नस X1 कहते हैं। इसके एक तारे का द्रव्यमान 33 m है। ऐसा लगता है कि इस तारे के चारों ओर 16 m द्रव्यमान वाली एक अदृश्य वस्तु घूमती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अदृश्य वस्तु एक ब्लैक होल है। कभी कभी बड़े तारों जिसके कोर का द्रव्यमान 3m से 15m तक होता है में विस्फोट होता है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे विस्फोटकों को अभिनव तारा कहते हैं। सबसे चमकीले अभिनव तारे से एक मंदाकिनी के बराबर प्रकाश निकलता है और इसकी चमक अरबों सूरजों की चमक के बराबर हो जाती है। आकाशगंगा में पिछला अभिनव तारा सन 1604 में देखा गया था। तारों के विकास से संबंधित सभी तथ्य अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। यह जरूरी नहीं कि ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार ही तारों की उत्पत्ति और विकास हो। तारे के जीवन क्रम की अंतिम अवस्थाओं का वर्णन पूरी तरह अनुमान पर आधारित है, इसलिए यह कभी भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए अभिनव तारे के विस्फोट में यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस विस्फोट के बाद जो हिस्सा बचता है वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है या फिर कुछ बचता ही नहीं। हर बार नए नए प्रेक्षणों की सहायता से खगोल शास्त्री तारे के जीवन क्रम को बेहतर ढंग से समझते हैं। तारों को प्रयोगशालाएं भी कहा जा सकता है, जहां वैज्ञानिक बहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे भारी तत्वों का संश्लेषण या अंतरातारकीय बादलों से तारों के जीवन का प्रारंभ। ऐसी ही घटनाओं द्वारा मंडल की उत्पत्ति हुई है। यह तो आप जानते ही हैं कि तारे मंदाकिनियों के ही अंग हैं, तो क्या मंदाकिनियों की उत्पत्ति भी उसी तरह होती है जिस तरह तारों की होती है? वैज्ञानिक ऐसा ही सोचते हैं, परंतु इस संबंध में किसी विश्वसनीय सिद्धांत को पाने के लिए बहुत से प्रेक्षण करने बाकी हैं। किंतु मंदाकिनियों के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के बारे में इस रोचक बात का पता लग चलता है कि यह फैल रहा है। 10.3.3 फैलता हुआ ब्रह्मांड। जैसा कि आप 9.2.3 में देख चुके हैं कि हबल के प्रेक्षणों से मंदाकिनियों का अस्तित्व सिद्ध हो चुका था। उस समय में उपलब्ध टेलीस्कोपों से जो मंदाकिनियां देखी जा सकती थी, उनके नक्शे बनाने के बाद उन्होंने मंदाकिनियों की गति की ओर ध्यान दिया। इसके लिए वे BM स्लीफर की रहस्यमय रिपोर्ट से प्रभावित हुए। स्लीफर अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने सन 1912 में यह खोज की थी कि कई धुंधली निहारिकाएं तेज गति से घूमती हुई पृथ्वी से दूर हो रही थी। उनकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल छोर की ओर काफ़ी आगे तक स्थानांतरित हो गई थी, जिसे लाल स्थानांतरण कहते हैं। यह बात कुछ अजीब सी थी, क्योंकि आकाशगंगा मंदाकिनी में तारे काफ़ी कम गति से चलते हैं। कुछ तारे पृथ्वी से दूर जाते मालूम पड़ते हैं और कुछ पृथ्वी की ओर आते हुए दिखते हैं। स्लीफर ने मंदाकिनियों की खोज से करीब 10 वर्ष पहले ये प्रेक्षण किए थे। तब यह सोचा गया था कि ये निहारिकाएं हमारे अपनी मंदाकिनी में ही स्थित हैं। वे नहीं समझ पाए कि इन प्रेक्षणों का क्या किया जाए, परंतु हब्बल को तो मालूम था कि ये निहारिकाएं मंदाकिनियां हैं, तो उन्होंने अपने सहकर्मी ह्यूमेसन के साथ मिलकर इनकी गतियों और दूरियों के बीच आपसी संबंध को जानने के लिए व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन में उन्होंने जो कुछ पाया वह बहुत दिलचस्प था। संक्षेप में उनके प्रेक्षणों से पता चला कि सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही थी। जो मंदाकिनी हमसे जितनी अधिक दूरी पर थी, उसकी गति उतनी ही तेज थी। हबल की खोज ने एक फैलते हुए ब्रह्मांड की तस्वीर प्रस्तुत की, किंतु यदि सभी मंदाकिनियां हमसे दूर हटती हुई दिखाई देती हैं, तो क्या हम ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हैं? नहीं। यदि हम किसी अन्य मंदाकिनी में स्थित होते तो भी हमें दूसरी मंदाकिनियां दूर जाती हुई दिखती। प्रयोग: एक गुब्बारा लेकर उस पर पेन से कुछ बिंदु अंकित करें। गुब्बारे को हवा भर के उसे फुलाएं। एक दूसरे के सापेक्ष उन बिंदुओं की गति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे गुब्बारा में हवा भरते हैं, वैसे वैसे गुब्बारे पर अंकित प्रत्येक बिंदु
एक दूसरे से अधिकाधिक दूर होता जाता है। लगभग इसी तरह हम मंदाकिनियों की गति की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह एक साधारण सा प्रयोग है जिसमें आप गुब्बारे को बाहर से देख रहे होते हैं, जबकि ब्रह्मांड का प्रेक्षण करते समय हम उसके भीतर एक मंदाकिनी में होते हैं। इसका उद्देश्य आपको सिर्फ यह बताना है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष पहले ब्रह्मांड बहुत संकुचित था और मंदाकिनियाँ एक दूसरे के बहुत करीब थी। क्या आप यह नहीं सोच रहे कि शुरू में ब्रह्मांड कैसा था? किन कारणों से ब्रह्मांड में इतना फैलाव आया? अब हम खगोल शास्त्रियों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के संबंध में दिए गए सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। 10.3.4 ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई। यह कोई ऐसा विस्फोट नहीं था जैसे विस्फोटों से हम परिचित हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं। यह एक ऐसा विस्फोट था जो एक ही समय पूरे ब्रह्मांड में हुआ था। इस विस्फोट के कारण अत्यंत गर्म और अत्यंत सघन पदार्थ से पूरा अंतरिक्ष भर गया था। यह अंतरिक्ष में किसी पदार्थ का नहीं, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्फोट था। पदार्थ का हर कण एक दूसरे से दूर हो गया। आज तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम क्षण की तस्वीर खींच पाना असंभव है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद 1 सेकंड के 100वें हिस्से के समय में होने वाली क्रियाओं के संबंध में ही वैज्ञानिक विश्वासपूर्वक कुछ कह सकते हैं। उस क्षण में ब्रह्मांड का तापमान लगभग 1 खरब 10⁻11 डिग्री सेंटीग्रेड था। यह सबसे गर्म तारे के केंद्र से भी अधिक गर्म था। ऐसे तापमान पर सामान्य पदार्थ के कोई भी घटक, परमाणु और अणु, यहाँ तक कि परमाणु नाभिक भी एक साथ नहीं रह सकते। विस्फोट में अलग होकर फैलने वाला पदार्थ विविध प्रकार के मूल कणों से बना था। शुरू के ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों की अधिकता थी। इसमें कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी थे। इसके अलावा शेष ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा था। यह एक प्रकार का अंतरिक्षीय घोल था, कॉस्मिक सूप था। जैसे जैसे विस्फोट होते गए, पदार्थ और ऊर्जा फैलते गए, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान कम हुआ। यह तापमान पहले सेकंड के लगभग 10वें हिस्से में 30 अरब 3 × 10⁻10 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1 सेकंड के बाद 10 खरब डिग्री और लगभग 14 सेकंड के बाद 3 अरब डिग्री पहुंच गया। पहले 3 मिनट के अंत तक ब्रह्मांड का तापमान काफ़ी कम हो गया था, लगभग 1 अरब डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर सामान्य नाभिक बनना शुरू हुए। ब्रह्मांड में सबसे पहले भारी हाइड्रोजन के नाभिक बने। प्रत्येक नाभिक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना था। तापमान अभी भी उतना ही अधिक था कि परमाणु बनते ही विघटित हो जाते थे। यह पदार्थ लगातार फैलता रहा, धीरे धीरे ठंडा और कम घना होता गया और कई हजार वर्षों बाद यह काफ़ी ठंडा हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक इलेक्ट्रॉन से मिलकर इनके परमाणु बनाने लगे थे। शीघ्र ही उत्पन्न गैस ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण छोटे छोटे पिंडों का स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया। अंततः इन पिंडों ने बिग बैंग विस्फोट से लगभग 5 अरब वर्ष बाद घनीभूत होकर वर्तमान ब्रह्मांड की मंदाकिनियों और तारों का निर्माण किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य सिद्धांत है जिसे स्थानीय अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज है। जैसे जैसे यह फैलता है वैसे वैसे मंदाकिनियों के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए लगातार नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रारंभिक स्थिति की मान्यता को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर भी खगोल शास्त्रीय और भौतिक खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत का ही अधिक समर्थन किया। ऐसा क्यों है? इसका कारण प्रेक्षणों पर आधारित वे प्रमाण हैं जो बिग बैंग ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। बिग बैंग के पक्ष में प्रमाण, एक प्रमाण तो ब्रह्मांड के फैलने से मिलता है, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं कि फैलते हुए ब्रह्मांड से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्थाओं में पदार्थ
बहुत घने रूप से भरा पड़ा था। इसका प्रमाण दूर स्थित पिंडों क्वाजर्स से भी मिलता है। जब हम 6 से 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्वाजर्स को देखते हैं तो वे हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं जैसे वे 6 से 8 अरब वर्ष पहले थे। यदि उस युग में ब्रह्मांड अधिक घना था तो उस घनत्व का प्रमाण हमें इन क्वासरों में मिलना चाहिए। इन क्वासरों का घनत्व काफ़ी अधिक है। बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण वैश्विक पृष्ठभूमि विकिरण से मिलता है। अनेक वर्षों तक खगोल शास्त्री यह विश्वास करते रहे कि यदि बहुत पहले कोई अंतरिक्षीय विस्फोट हुआ था तो उस प्रक्रिया से उत्पन्न कोई विकिरण अब भी ब्रह्मांड में मौजूद होना चाहिए। यह विकिरण भले ही कमजोर हो, ब्रह्मांड के फैलने और ठंडा होने के कारण भले ही इसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी हो, किंतु ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए। वास्तव में रेडियो खगोल शास्त्रियों ने कुछ अस्पष्ट संकेत रेडियो शोर खोजे जो लगातार पूरे अंतरिक्ष में विद्यमान है। खगोल भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणनाओं से पता चलता है कि यह विकिरण, जिसे वैश्विक सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि के विकिरण कहा जाता है, प्राचीन अतीत का अवशेष है, जब ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक चरण में था। पिछले 2 दशकों में खगोल शास्त्रियों द्वारा की गई अन्य खोज प्रारंभिक तत्वों की अधिकता है, अर्थात सृष्टि के बाद सबसे पहले उत्पन्न तत्व हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से आने वाले प्रकाश का परीक्षण करने पर खगोल शास्त्रियों ने पाया कि प्रत्येक 100 परमाणुओं में से लगभग 93 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 7 हीलियम परमाणु हैं। हीलियम से भारी तत्व बहुत ही कम मात्रा में है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग विस्फोट से एक बहुत ही गर्म और घनी अवस्था में हुई और फैलने के साथ साथ यह तेजी से ठंडा होता गया। यह गर्म और घनी अवस्था उतने ही समय तक रहती है जिसमें कुछ हाइड्रोजन संयोजित होकर हीलियम में बदल गई, किंतु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रही, जिससे भारी तत्व और अधिक भारी मात्रा में बन जाते। यह तत्व काफ़ी समय बाद अति विशाल तारों के भीतरी हिस्से में बने। तो फ्रेंड्स, ये आपका रहा इकाई 10 और खंड 3 की इकाई 10 यहाँ समाप्त होती है। अब आगे के लेक्चर के लिए आप इकाई 11 को सुनेंगे। अगला एपिसोड सुनना न भूलें और इस एपिसोड और इस लेक्चर को सुनकर अपना नोटशीट बनाना न भूलें और नोटशीट का अध्ययन करना न भूलें, ताकि आपको अगले एग्जाम में सुविधा रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।